आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितना रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको क्लियर करेंगे। इसमें जो संख्या है पहले उसको क्लियर करेंगे, जैसे में प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और पूर्णांक से लेके पूरा वास्तविक संख्या तक जो है जितना संख्या आता है सारा संख्या के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्लास में आगे बढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो सिंपल इसका परिभाषा है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं जो एक से शुरू होता है। गिनती हम लोग कहां से शुरू करते हैं? एक से। तो जो एक से शुरू होता है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है। तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। इसका अंत नहीं है। हम लोग गिनती जो करते हैं गिनती का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसका प्राकृत संख्या का भी कोई अंत नहीं है। क्यों? प्राकृत संख्या के बाद समझेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है ये होती है 0 से स्टार्ट। पूर्ण संख्या ये 0 से शुरू होती है। बस प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में बस एक ही अंतर है कि इसके आगे में पूर्ण संख्या के आगे में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। वो प्राकृत संख्या 0 से शुरू नहीं होती है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है। बाकी सारा सेम है। जो प्राकृत संख्या है 1 से अनंत तक, सेम उसी टाइप से पूर्ण संख्या भी होता है जो 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 इसका भी अंत नहीं है। तो पूर्ण संख्या जो है कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो इसका परिभाषा हम क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आप समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम लोग ऋणात्मक संख्या के बारे में समझेंगे। तीसरा है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जिस संख्या में ऋण का चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। माइनस जिसमें ऋण का चिन्ह लगा हो उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये ऋण का चिन्ह हमेशा दिखाया जाता है, छिपाया नहीं जाता है। लेकिन जब धनात्मक संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। जब हम दो धनात्मक संख्या एक जगह लिखते हैं, जैसे 5 + 2 लिखते हैं, तो इसका चिन्ह दिखाया जा रहा है, इसका चिन्ह नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। जबकि ऋणात्मक संख्या हम जब भी लिखेंगे तो ऋणात्मक संख्या में चिन्ह दिखा के ही लिखा जाता है, चाहे वो संख्या आगे का हो और चाहे वह संख्या जो है पीछे का हो। जब हम दो संख्या भी साथ में लिखते हैं, जैसे -2 और -3 लिख रहे हैं, तो दोनों संख्या हमेशा साथ में, दोनों संख्या साथ में भी लिखेंगे तो इसमें आगे वाला संख्या में भी चिन्ह को दर्शाना होगा और पीछे वाला संख्या में भी चिन्ह को दर्शाया जाता है। जबकि जब धनात्मक संख्या दो को एक जगह हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक संख्या में चिन्ह दर्शाया जाता है और एक में नहीं दर्शाया जाता है, जिसको कि हम लोग जोड़ कहते हैं। जैसे सिंपली भाषा में हम 1 लिखे और फिर 3 लिखे तो इसको हम लोग जोड़ कहते हैं कि इसको जोड़ना है। जबकि ये चिन्ह जो है धनात्मक के लिए दिखाया जाता है और जब ये हम मान के चलते हैं कि 1 और बीच में माइनस दे दिए और 3 लिख दिए तो ये जो है ऋणात्मक संख्या हो गया, ये धनात्मक संख्या हो गया। जबकि यहाँ पर दोनों धनात्मक है। जब दोनों धनात्मक संख्या होता है तब हम लोग आपस में उसको जोड़ देते हैं। और जब एक ऋणात्मक संख्या होता है और जब एक धनात्मक संख्या होता है तो उसको हम लोग घटाते हैं। जब भी भिन्न चिन्ह होगा, अलग अलग चिन्ह होगा, जैसे हम 5 लिखे +3 लिखे और फिर -4 लिखे, तो जब अलग अलग चिन्ह होता है जो एक समान चिन्ह वाला होगा, जैसे 5 है और 3 है, दोनों धनात्मक संख्या है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा। और जो माइनस वाला चिन्ह लगा हुआ है ये धनात्मक संख्या हो गया और ये ऋणात्मक संख्या हो गया। तो जब दो चिन्ह वाला संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जब एक जगह होता है तो हम इसको जो है घटाते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं। इससे आगे हम चलेंगे। जब दोनों संख्या को एक साथ
पढ़ेंगे तो उसको क्या बोला जाए। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों एक साथ होता है तो उस संख्या को पूर्णांक बोला जाता है, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। तो इस तरह से हम पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन भी दे सकते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो है, जो भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है उसके संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जितना भी धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है सभी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जितना भी अभी हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे -1 लिखे हैं, -2 लिखे हैं, -3 लिखे हैं, -5 लिखे हैं, -4 लिखे हैं, जो भी माइनस में हो या जो भी प्लस में हो सभी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इससे आगे समझते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। अब सम संख्या क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, एक जरा सा ध्यान देंगे वीडियो पे। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जो है जिस संख्या में दो से किसे 2 से पूरा भाग लग जाए, ये सिंपल भाषा है, पूरा भाग लग जाए, पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अगर हम परिभाषा किताब के मुताबिक बोलेंगे तो सिंपल है, जिस संख्या में अगर हम किताब वाला भाषा से बोलेंगे तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। और ये हम लोग अपने गांव देहात वाले भाषा में बच्चे लोग को अच्छा से समझ में आ जाए इसलिए जिस संख्या को या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या जैसे में कहां से शुरू होता है, तो सम संख्या शुरू हो जाएगा आपका 2 से। 2 वैसा फर्स्ट संख्या है, पहला संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। इससे छोटा ऐसा संख्या नहीं है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 हो जाएगा। आप लोग परिभाषा को लिखते जाइएगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से आगे बढ़ेंगे तो सम संख्या में हमेशा प्रथम सम संख्या में हमेशा 2 जोड़ने से फिर अगला सम संख्या हमें प्राप्त होती है, इसलिए 2 के बाद अगला सम संख्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसका भी अंत नहीं है, ये भी इन्फिनिट है। तो 2, 4, 6, 8, 10 आगे हम चलते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 जहां भी जाएंगे तो जिस संख्या के अंत में, फिर से समझेंगे, ये फर्स्ट डिफिनेशन है, परिभाषा है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जबकि जब हम बड़ा संख्या का बात करते हैं तो बड़ा संख्या में समझेंगे कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्योंकि अब हम बड़ा संख्या लिख देते हैं, बड़ा संख्या लिखने के बाद हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तब पता चलेगा कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। जबकि हम लास्ट का डिजिट देख लेंगे कि हाँ 0 है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सम संख्या है और इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। या फिर हम दूसरा कोई संख्या लिखेंगे तो इसके अंत में देख लेंगे कि 2 है, समझ जाएंगे कि ये सम संख्या है, इसमें पूरा 2 से भाग लग जाएगा। जैसे हम और कोई डिजिट लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, हम इधर कुछ भी लिख देंगे उससे मतलब नहीं है, लास्ट में या अंतिम डिजिट जो है वो सम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 8 लिख दिए तो अब ये पूरा सम संख्या हो गया। तो इसको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाक से इसको जो है नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं, आगे कौन संख्या है, विषम संख्या। आगे हम लोग समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या आसान है, जब हम सम संख्या समझ गए कि 2 से पूरा भाग लग जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या और आसान हो गया समझने के लिए, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से चलते जाएगा, 9, 11, 13, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो शुरू होता है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13। इस तरह से इस संख्या का भी अंत नहीं है, ये भी इनफाइनाइट है। तो हम चलते जाएंगे 1 से लेके अब अंत जहां तक जा सकते हैं सारा सम संख्या होगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। और यहां से भी एक चीज समझने का जरूरत है कि जब हम बड़ा संख्या को समझेंगे, जब हम बड़ा संख्या को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये विषम संख्या है या नहीं है। तो बड़ा संख्या को जब हम देखेंगे तो उसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इस पांचों डिजिट में से कोई एक डिजिट होगा तो समझ जाएंगे कि ये विषम संख्या है। उसमें फिर कोई दो मत नहीं है, जैसे हम कोई बड़ा संख्या लिख देते हैं 2 4 6 पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा सम संख्या है। लेकिन अगर हम लास्ट में अंत में 1 लिख देते हैं तो वो विषम संख्या हो जाता है। एक सेकंड देखो तो नीचे वाला ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। तो ये 1 लास्ट में दे दिए तो ये जो है हमारा विषम संख्या होगा। सिर्फ इधर देखिए टोटल सम संख्या है, जबकि लास्ट में केवल एक डिजिट है 1, और वो वाला 1 जो है पूरे संख्या को विषम कर दिया। तो हम कोई भी बड़ा संख्या के लास्ट में क्या देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 इस पांचों डिजिट में से कोई एक संख्या रहेगा, कोई एक अंक रहेगा अंत में, तो समझ जाएंगे कि ये विषम संख्या है। फिर आगे हम लोग समझते हैं इसमें और एक बात समझ लीजिए कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है, उसका अंत नहीं है। सेम उसी प्रकार से सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 होती है और इसका बड़ी संख्या का इसमें भी अंत नहीं है। अगला है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जबकि भाज्य संख्या बहुत ही आसान संख्या है, इसको समझना बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो भाज्य संख्या कहते किसको है? तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं, स्वयं मतलब जो संख्या है वह स्वयं, जैसे मान के चलते हैं हम लोग 4 ले लेते हैं, एक संख्या ले लिए 4, तो 4 में एक से, किससे? एक से, एक ऐसी संख्या है जिससे जो है सभी संख्या में भाग लग जाता है आसानी से, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है 1 से। और खुद जो 4 है वो खुद जो है, जो खुद संख्या है वो खुद से तो पूरा पूरा विभाजित हो ही जाता है। तो इसके अलावा 4 और 1 मतलब जो खुद संख्या है और जो 1 है, 1 से तो सब विभाजित हो जाता है, इसलिए ये डिफिनेशन दिया जाता है इसका कि एक और स्वयं जो संख्या है वो स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें देखते हैं हम 4 जो संख्या लिए हैं, क्या 1 और 4 को छोड़ के अदर कोई संख्या से इसमें भाग लगता है या नहीं लगता है? तो हम 1 के बाद होता है 2, तो 2 से हम भाग लगाते हैं 4 में, तो 2 से जब हम 4 में भाग लगाते हैं तो ये क्या आसानी से कट रहा है, 2 दूना 4, आसानी से भाग लग गया। तो हम कह सकते हैं कि 4 क्या है? भाज्य संख्या है। जबकि हम 3 से लगाते हैं तो 3 से लगाते हैं तो 3 से 4 में भाग नहीं लगेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। तो शेष नहीं बचना चाहिए। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है, पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब होता है कि शेष नहीं बचना चाहिए, शेष 0 हो जाना चाहिए। जबकि यहां पर हम 3 से भाग लगा रहे हैं 4 में तो शेष बच रहा है, लेकिन एक संख्या ऐसा है जिससे इसमें भाग लग गया, वो है 2। तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 जो है भाज्य संख्या होगा, 4 जो है भाज्य संख्या होगा। इसके बाद हम इसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं, जैसे में समझेंगे। तो जैसे में भाज्य संख्या जो है 4 से शुरुआत होता है, भाज्य संख्या का 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखेंगे 5, तो 5 में जो है 1 और स्वयं को छोड़कर, 5 में जो है 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए 5 भाज्य संख्या नहीं होगा। 5 के बाद 6 देखते हैं तो 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 में जो है 1 के अलावा और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है। अन्यथा 6 जो है 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए 6 क्या हो जाएगा? 6 जो है
भाज्य संख्या हो जाएगा। 6 के बाद देखते हैं 7, तो 7 को देखते हैं तो 7 भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 और 7 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा और इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। तो सिंपल भाषा में हम ये भी समझ सकते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या है, जिस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा वो अभाज्य संख्या है। तो हम लोग भाज्य संख्या समझ गए, इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या तो और आसान हो गया जब हम भाज्य संख्या को समझ गए। तो अभाज्य संख्या और आसान हो गया, जो भाज्य संख्या नहीं है वो सभी अभाज्य संख्या है। जो भाज्य संख्या नहीं है उस सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या गिना चुना हम लोग को मिलता है, जबकि भाज्य संख्या बहुत ज्यादा है। अभाज्य संख्या जो है खोज खोज के निकालना पड़ता है। तो अभाज्य संख्या जैसे में क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हम लोग का शुरू होता है 2 से। 2 एक सम संख्या है, फिर भी वो अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 क्यों, इसमें क्यों का बातें नहीं आता है, नहीं फिर से गड़बड़ हो गया। नहीं, अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या नहीं है वो सभी अभाज्य संख्या है। तो इसका परिभाषा तो आसान हो गया कि जो भाज्य संख्या नहीं है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन सा डिजिट आ जाएगा? तो जिसमें जो संख्या में 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। और इसका डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड नहीं होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगा? तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2 से इसलिए शुरू होती है क्योंकि 1 पर परिभाषा पूर्ण नहीं होता है। इसमें कहा गया है 1 और स्वयं को छोड़कर, जबकि 1 जो है स्वयं भी 1 है और 1 और स्वयं को छोड़कर बोला जाता है तो स्वयं भी 1 है और 1 तो है ही संख्या। तो इसको छोड़ के जो है इसके अलावा कोई संख्या आता ही नहीं है, इसीलिए 1 पर परिभाषा पूर्ण नहीं होता है। इसलिए 1 ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। और 2 एक ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये ऐसी अभाज्य संख्या बताएं जो सम है। तो सम एक ही वो ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, तो वो है 2। 2 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 4 जाते हैं तो 4 जो है भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड होता है। फिर आगे चलते हैं 5 आता है तो 5 जो है अभाज्य संख्या है, जबकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। 6 आ गया तो 6 जो है इसका गुणनखंड होता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसके बाद चलते हैं 7, तो 7 अभाज्य संख्या है। उसके बाद चलते हैं 8, तो 8 में जो है 8 का गुणनखंड होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, इसीलिए 8 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह आगे चलते हैं तो 9 को देखिए, ये विषम संख्या है, फिर भी ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ सम विषम से कोई मतलब नहीं है। जिस संख्या का गुणनखंड होगा, जिस संख्या में 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाएगा, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ 9 में भी 1 और स्वयं को छोड़कर जो है 3 से भाग लगता है, इसीलिए 9 भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। फिर आगे समझते हैं हम लोग। चलिए, क्लास 10th का जो सबसे महत्वपूर्ण संख्या है उसके बारे में भी अब समझते हैं, जो कि परिमेय संख्या है। इससे हर साल जो है एक न एक ऑब्जेक्टिव अवश्य पूछा जाता है, एकदम पूछा ही जाता है गारंटी के साथ। तो परिमेय संख्या को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ताकि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो आसानी से हम लोग बना सके। तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या कहते किसको है? तो उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में, जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में कौन ऐसा संख्या है जिसको लिख सकते हैं?
तो जितना भी संख्या है सभी को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से गिना चुना संख्या होता है जिसे हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, उसके बारे में समझेंगे आसानी से कि हम परिमेय संख्या से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अब परिमेय संख्या का परिभाषा लिख लिया हम लोग, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां जो है q इक्वल टू नॉट जीरो हो, q इक्वल नॉट जीरो हो। कहने का मतलब है कि q जो है q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। q के बराबर में जीरो का मतलब समझते हैं, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे हम संख्या को लिखते हैं 2/3, 2/3 लिखे तो ये इसे p बोलेंगे और इसे q बोलेंगे, नीचे वाले संख्या को q बोलेंगे, ऊपर वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश और हर। तो कहने का मतलब है कि हर जो है हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर अगर हर होता है तो वो परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा। तो हर के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या जो है परिमेय संख्या होगा, और जिसे हम लोग p बटे क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम संख्या कोई भी ले लेते हैं, एक को भी हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 4 को भी p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं। तो ये सारा जो है सभी जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन नहीं है इसके बारे में समझेंगे। तो परिमेय संख्या कौन नहीं है, वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। जैसे हम लिख देते हैं √2 लिख दिए, तो ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये इस संख्या को हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि यही दो अगर रूट से बाहर रहता है तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। जब यही दो पे रूट आ जाता है तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसा संख्या जिसको देखेंगे कि रूट से बाहर नहीं आएगा, जैसे 3 हो गया, तो 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता है। इसका कितना भी गुणनखंड करेंगे रूट से बाहर नहीं आएगा, गुणनखंड होगा ही नहीं, तो रूट से बाहर आएगा नहीं। जब तक रूट से बाहर आएगा नहीं तो ये परिमेय संख्या के श्रेणी में जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसके बटे में कोई भी डिजिट को नहीं लिखते हैं, और जब लिखेंगे भी तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। अगर हम नीचे में कुछ लिख देते हैं, जैसे 2 लिख दिए, नीचे में हम 2 लिख दिए, ऊपर में √2 है, तो ऊपर में अपरिमेय संख्या है और नीचे में परिमेय संख्या है, ये पूरी संख्या जो है अपरिमेय कहलाने लगेगा। ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में समझते हैं कि परिमेय संख्या, आखिर परिमेय संख्या से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए √2 पूछ देगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जैसे दे दिया √2 दे देगा संख्या है, √2 एक संख्या है, तो संख्या मतलब कौन सा संख्या है, तो ऑप्शन में दे देगा। तो जब इस तरह का ऑप्शन देगा तो हमको तुरंत समझ जाना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय संख्या में टिक लगा देना है। तो इतना आसान तो पूछता ही है, इतना आसान तो लगभग पूछता ही है, लेकिन कभी कभी जो है फंसा के पूछता है। तो फंसा के कैसे पूछता है तो देखते हैं। जैसे हमें पूछ देगा 2√2 बटे √2, तो अब यहाँ पे देखना है कि संख्या को हल करेंगे। पहले संख्या को हल करने के बाद देखेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पे इस तरह का संख्या लिखा हुआ रहता है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, और जब गुना का चिन्ह होता है तब हम जो है इससे इसको कटा सकते हैं। जब √2 कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 2। जब 2 बचेगा तो 2 जो है परिमेय संख्या कहलाता है, और 2 परिमेय संख्या है, इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये 2√2 बटे 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसी तरह के अगर जो है 2 प्लस √2 बटे √2 लिख देता है, तो इस तरह का जब संख्या पूछता है तो जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो तब यह संख्या जो है इससे नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, जबकि ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें √2 कट जाता है और इसमें √2 नहीं कटता है, क्योंकि प्लस में जब कोई डिजिट दिया हुआ रहता है तब हम लोग नीचे से कोई संख्या को नहीं कटाते हैं, वही जब गुना में दिया हुआ रहता है तो हम लोग कटा देते हैं। फिर इससे आगे अब समझते हैं
अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या में कुछ है नहीं, जितना संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, जितना संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो सभी का सभी अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम आसानी से बना सकते हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ आता है जो है पाई। पाई जो है हमेशा पूछा जाता है, लगभग बार पूछा गया है, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई के बारे में समझते हैं। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पाई का मान जो है 22/7 होता है और 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक लगा के आ जाते हैं कि हाँ पाई का मान तो होता है 22/7 और 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पाई को ही परिमेय संख्या बोल देते हैं। जबकि पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है और उसका मान जो है 22/7 होता है, वह परिमेय संख्या है। और इसका एक मान होता है जो 3.14 होता है और ये भी परिमेय संख्या है। तो पाई पूछेगा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है तो तुरंत बता देंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है। जब पूछेगा 22/7 जब पूछेगा कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो बोलेंगे परिमेय संख्या है। 3.14 ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो समझ जाएंगे कि यह शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। अब इससे आगे चलते हैं, देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग का मतलब होता है कि जब हम परिमेय संख्या जैसे 2 ले लेते हैं और इसमें जो है जब हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या √2 है, तो √2 को जोड़ते हैं तो क्या ये संख्या जो है परिमेय होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करते हैं तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे कोई भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को ले लेते हैं उसको जब जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 + √3 क्या ये परिमेय संख्या है तो नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या का योग है जो कि हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। फिर आगे चलेंगे देखते हैं, जैसे 5 और +√3 दे दिया तो ये अपरिमेय संख्या है जबकि ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं 2 दे दिया +√2/3 दे दिया, ये अपरिमेय संख्या है जबकि ये परिमेय संख्या है। जब दोनों को जोड़ते हैं, जब योग में आ जाता है तो वो टोटल अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादातर पूछा जाएगा और इसी में आप लोग फंस जाते हैं और जाके हम गलत टिक करके आ जाते हैं। तो फिर इसको हम सही ढंग से समझ लेते हैं। इसका एक और क्लास ओनली परिमेय संख्या का लेके आएंगे, उसमें सही ढंग से समझा देंगे, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक चीज समझा देंगे। इससे आगे समझते हैं, इसमें सिर्फ डिफिनेशन समझा रहे हैं इसलिए इससे आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। अपरिमेय संख्या तो इससे पहले भी समझा चुके हैं कि अपरिमेय संख्या, जब हम परिमेय संख्या समझा रहे थे उस समय अपरिमेय संख्या का हम डिफिनेशन बोले थे। आप लोग का ध्यान होगा तो समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या कहते किसको है। तो अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √4 जब हम लिखते हैं तो यह संख्या का गुणनखंड करके हम लोग इसका वर्गमूल करके बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं जिस संख्या का वर्गमूल होगा, जिस संख्या का वर्गमूल होता है वह संख्या पूरा जो रूट से बाहर निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा। जो बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम कहेंगे जो परिमेय संख्या नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में इतना ही का अंतर है। फिर आगे समझते हैं हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या समझिएगा, वास्तविक संख्या जो है, जो भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं सभी के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
और वास्तविक संख्या का अब चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। और अगले चैप्टर में जो है, अगले वीडियो में हम लोग जो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जैसे में हो गया, हम सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा। उसके बाद पढ़े थे हम लोग प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो से जो संख्या शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ी का अंत नहीं है, पूर्ण संख्या का भी अंत नहीं है। फिर आगे हम पढ़े सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया और बड़ी का अंत नहीं है। फिर आगे चले हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या में पढ़े तो विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा और उसके आगे जाएंगे बड़ी संख्या पूछेगा तो अनंत है, उसका भी अंत नहीं है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी जो जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या का भी अंत नहीं है, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत हो जाएगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, क्योंकि वो 4 से ही शुरू होता है। फिर हम चलेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पढ़े। अभाज्य संख्या जो है, जो जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होता है और 1 जो है न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, और 2 जो है वैसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है कि वैसी सम संख्या बताइए जो अभाज्य है, तो वो 2 हो जाएगा। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो वो भी 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूछेगा तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि उसका भी अंत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर बार, तो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हम अगले क्लास में एक वीडियो लेके आएंगे। अगले वीडियो में जो है अच्छे से उसमें क्वेश्चन के साथ सारा कुछ समझाया जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और आज तक इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में समझेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से कौन सा सवाल पूछा जाता है।